नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 30 सेकंड में आपको बताएंगे। पहली खबर क्या है, सीधे रुख करते मेरी सहयोगी गायत्री की तरफ। शुक्रिया विवेक, और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण राज्यों के दौरे से जुड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। ये 4 दक्षिण राज्य जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा होगा वो कर्नाटक से शुरू होगा, बेंगलुरु में, जहां वो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं बेंगलुरु में ही 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। आखिर क्यों रहेगा ये खास दौरा प्रधानमंत्री मोदी का, ये दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। पीएम मोदी आज से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम आज बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन टर्मिनल है। वहीं टर्मिनल 2 के उद्घाटन के साथ यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ साथ चेक इन और इमिग्रेशन के लिए काउंटर हवाई अड्डे पर 2 गुने हो जाएंगे, जिससे यात्रियों को काफी मदद मिलेगी। आपको बता दें, ये टर्मिनल लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जो सालाना लगभग 5 से 6 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। पीएम मोदी अपने 4 दक्षिणी राज्यों के दौरे के दौरान करीब 25,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस दौरान पीएम आज बेंगलुरु के संस्थापक कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जो राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में लगाई गई है। और इसके साथ ही आज पीएम भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद पीएम मोदी तमिलनाडु के डिंडीगुल में गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। और आज ज्ञानव्यापी मामले को लेकर सुप्रीम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में कथित शिवलिंग के संरक्षण को लेकर सुनवाई होगी। उधर वाराणसी कोर्ट में श्रृंगार गौरी मामले को लेकर सुनवाई होगी। पूरी खबर क्या है, 30 सेकंड में देखिए। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच शिवलिंग संरक्षण के आदेश को जारी रखने की मांग पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग क्षेत्र को संरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसलिए हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और ज्ञानवापी के भीतर कथित शिवलिंग के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए अंतिम आदेश को आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है। ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी मामले में आज वाराणसी की जिला कोर्ट में भी सुनवाई होगी, जिसमें हिंदू पक्ष आज मसाजिद कमेटी की आपत्ति पर जवाब दाखिल करेगा। आपको बता दें, पिछली सुनवाई में वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में हुई सुनवाई में एडवोकेट कमिश्नर की कमीशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की मांग हुई थी। इस दौरान अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने संबंधी हिंदू पक्ष की मांग पर आपत्ति दाखिल की गयी। वहीं इस आपत्ति पर हिंदू पक्ष की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था। और यूपी में लोकसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया, उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो वहीं मुलायम सिंह यादव की जो छोटी बहू है अपर्णा यादव, उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की है, जिसके बाद कयास तेज हो गए हैं कि क्या सियासी होने के साथ साथ जो मुकाबला है पारिवारिक भी हो सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली उनकी लोकसभा सीट मैनपुरी पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बना दिया है। वहीं सीट पर टिकट को लेकर परिवार से कई लोगों के नाम सामने आ रहे थे, जिसमें शिवपाल यादव, तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम शामिल थे। डिंपल यादव की उम्मीदवारी से समाजवादी पार्टी ने परिवार में भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की कि मुलायम की विरासत उन्हें ही मिलेगी। यूपी में लोकसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। एक तरफ जहां मैनपुरी की संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं बीजेपी भी उपचुनाव को लेकर सक्रिय होती दिख रही है। इस बीच मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। अपर्णा यादव और भूपेंद्र चौधरी की ये मुलाकात ठीक उसी दिन हुई जब सपा ने डिंपल यादव को मैनपुरी से अपना उम्मीदवार घोषित किया। वहीं अपर्णा यादव और भूपेंद्र चौधरी के बीच हुई मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर सेशन कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। उधर जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है। दोनों खबर को देखिए, सिर्फ 30 सेकंड में देखिए।
हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर की सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर कोर्ट से 3 साल की सजा मिलने पर आजम ने सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं हेट स्पीच मामले को लेकर आजम की याचिका को सेशंस कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है, जिसके बाद से रामपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें, रामपुर सेशन कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद रामपुर कोर्ट से मिली सजा बरकरार रहेगी। यानी साफ है, अब आजम रामपुर के विधायक नहीं रहेंगे, उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की ओर से दाखिल नियमित जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जैकलिन फर्नांडिस ने प्रवर्तन निदेशालय पर उनको परेशान करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन पर लगे सभी आरोप निराधार हैं। वहीं फर्नांडिस के वकील ने कहा कि जैकलिन ने खुद इस मामले में सरेंडर किया है और उन्हें कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दी। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट आज जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं देशमुख की जमानत याचिका पर आज अहम सुनवाई होनी है। आपको बता दें, मामले की जांच सीबीआई कर रही है। देशमुख ने विशेष सीबीआई की अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया है। वहीं पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा था, जिस पर सीबीआई पहले ही देशमुख की दाखिल जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपना जवाब दे चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एमसीडी चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल आज 10 गारंटी योजना को लॉन्च करेंगे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से चुनाव समिति का ऐलान किया गया, जिसमें कांग्रेस ने दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को शामिल किया है, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जोर शोर से जुट गई हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनाव के लिए केजरीवाल की 10 गारंटी लॉन्च करेंगे। वहीं इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी घोषणा और मैनिफेस्टो को गारंटी के नाम से जारी करती है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। इसमें दिल्ली कांग्रेस के कई नेताओं को शामिल किया गया है। वहीं इस चुनाव समिति की लिस्ट में कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर का नाम भी शामिल किया है। आपको बता दें, जगदीश टाइटलर का नाम 1984 में हुए दिल्ली दंगों में भी आ चुका है। ऐसे में जगदीश टाइटलर को चुनाव समिति में शामिल करने पर कांग्रेस घिरी हुई है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में नगर निगम चुनावों से पहले कांग्रेस विवादों में फंसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को चुनाव समिति का सदस्य नियुक्त किया, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि गांधी परिवार सिखों के हत्यारों पर विशेष कृपा बरसा रहा है। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि गांधी परिवार टाइटलर की रक्षा करके उन्हें खुश करते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करेंगे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की, जिन्होंने आज एक विशेष सत्र बुलाया है। माना जा रहा है कि बड़े फैसले हो सकते हैं। उधर केरल में सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि अब चरम पर पहुंच गया है। और बेंगलुरु में टीपू सुल्तान की जयंती पर कांग्रेस के नेता हाथों में तलवार लेके दिखते हुए नजर आए हैं। रिपोर्ट आप देखिए 30 सेकंड में सारी। झारखंड विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति संबंधी विधेयक को भी पारित करेगी हेमंत सरकार, और साथ ही साथ ओबीसी को 27% आरक्षण पर भी फैसला लिया जा सकता है। वहीं इस सत्र में झारखंड में पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण वृद्धि पर जोर दिया जाएगा। आपको बता दें, ईडी की कार्रवाई के बाद सीएम हेमंत सोरेन का ये मास्टर स्ट्रोक प्लान माना जा रहा है। केरल में सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव अब चरम पर पहुंच गया है। बढ़ते टकराव के बीच केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को विश्वविद्यालय के चांसलर के पद से हटा दिया है। इस दौरान राज्य सरकार ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार कला और संस्कृति के क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ आरिफ मोहम्मद खान को बदलने के लिए विश्वविद्यालय के नियमों में बदलाव कर रही है। वहीं राज्यपाल को विश्वविद्यालय के चांसलर पद से हटाने के बाद टकराव और बढ़ गया है।
टीपू सुल्तान की जयंती को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद लंबे समय से चलता आ रहा है। इस बीच बेंगलुरु में टीपू जयंती समारोह के दौरान कई स्थानीय कांग्रेस नेताओं को तलवार लहराते देखा गया। आरोप है कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने कर्नाटक की राजधानी के गुड्डाधल्ली में टीपू जयंती समारोह के दौरान तलवारें लहराई थी, जिसके बाद से राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस नेताओं पर हमलावर हैं। बता दें कि राज्य में धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हथियारों के इस्तेमाल पर रोक है। और चलिए बात करेंगे महाराष्ट्र के रायगढ़ की, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर की। सबसे पहले बात रायगढ़ की। रायगढ़ जो कि मुंबई से सटा हुआ है, लेकिन यहां पर डमी बम मिलने से हड़का मच गया। इसके अलावा कानपुर में घाटमपुर में धर्मांतरण के एक मामले से हड़का मच गया है। दोनों खबर क्या है, आइए दिखाते हैं आपको 30-30 सेकंड की ये दो रिपोर्ट। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले में नदी के पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिलने से अचानक हड़कंप मच गया। आशंका जताई गई कि विस्फोटक या दूसरा कोई ज्वलनशील पदार्थ हो सकता है। वहीं सूचना पर पुलिस और एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं संदिग्ध वस्तु में बम होने की आशंका को देखते हुए बम स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। इस दौरान जांच में पता चला कि ये डमी बम था। फिलहाल संदिग्ध वस्तु को लेकर अधिकारियों ने बताया कि मौके पर ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। इन सब के बीच मुंबई पुलिस ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। दूसरे प्रदेश से आकर के यहाँ पे धर्मांतरण करवाने का काम हो रहा है, मतांतरण हो रहा है। स्वयं से आते हैं। यूपी के कानपुर में लालच देकर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। यहाँ घाटमपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक पादरी पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पादरी और उसके साथ के लोगों ने क्षेत्र में कई लोगों को पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराने के लिए उन पर दबाव बनाया था। वहीं इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने पादरी समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। और बढ़ते आगे बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने, दबंगों ने एक रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर नोएडा में एक कार से 2 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। पुलिस अब जांच पड़ताल जुटी हुई है। 30-30 सेकंड में पूरी खबर समझिए। ग्रेटर नोएडा से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ परी चौक के पास एक मॉल में देर रात बेखौफ दबंगों ने एक रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर लेट होने पर कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। वहीं कर्मचारी से की गई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 दबंगों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी की नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ सेक्टर 55 में एक कार से पुलिस ने 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। ये कार्रवाई सेक्टर 58 थाना पुलिस ने की है, जिसमें पुलिस ने कुल 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस ने कार से 4 बैग बरामद किए हैं, जिसमें नोट ही नोट भरे हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस को हवाला का पैसा होने का शक है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस और टैक्स विभाग के अधिकारी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुट गए हैं। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे की। आपको बता दें 14 नवंबर से 16 नवंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे और 17वें G20 देशों के शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि पुतिन इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। पूरी खबर 30-30 सेकंड की इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 नवंबर से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे, जहां वे 17वें G20 देशों की शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। G20 की बाली में होने वाली शिखर बैठक काफी गहमा गहमी वाली होने की संभावना है। यूक्रेन संकट के बाद इस बैठक के 3 आयाम तय किए गए हैं, जिनमें खाद्य और ऊर्जा संकट, स्वास्थ्य क्षेत्र और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन शामिल है। बता दें कि इस बार G20 सम्मेलन में अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस को घेरने की पूरी कोशिश होगी। अगले हफ्ते इंडोनेशिया के बाली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं होंगे। इंडोनेशिया में रूसी दूतावास ने इसे लेकर पुष्टि कर दी है। इंडोनेशिया में रूसी दूतावास ने बताया कि सर्गेई लावरोव यहां रूसी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। जानकारी के मुताबिक पुतिन वर्चुअली रूप से इस बैठक में शामिल होंगे। G20 मेजबान के रूप में इंडोनेशिया ने पश्चिमी देशों और यूक्रेन के नेताओं के शिखर सम्मेलन से पुतिन को अपना निमंत्रण वापस लेने और यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूस को समूह से हटाने के दबाव का विरोध किया है। और आइए अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। अमेरिका ने यूक्रेन को तगड़ा झटका दिया है। उधर रूस खेरसोन से अपनी सेना को हटा रहा है। इसके अलावा रूस और बेलारूस का संयुक्त युद्ध अभ्यास भी चल रहा है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। 30-30 सेकंड में देखिए पूरी खबर।
रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका की तरफ से लगातार यूक्रेन को मदद पहुंचाई जा रही थी, लेकिन अब अमेरिका ने यूक्रेन को तगड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि उनका हथियारों का भंडार खाली होने लगा है, जिसके बाद बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को उन्नत ड्रोन देने से मना कर दिया है। बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका ने यूक्रेन को कोई ब्लैंक चेक नहीं दिया है। वहीं इजराइल ने भी यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने से दो टूक मना कर दिया है। रूस यूक्रेन जंग में एक बड़ी खबर यह है कि खेरसन शहर से रूस ने अपनी सेना पीछे हटानी शुरू कर दी है। यूक्रेन अमेरिका का कहना है कि ये रूस के लिए बड़ी हार है, जबकि रूस का कहना है कि इस इलाके में उसके सैनिकों पर खतरा बढ़ गया है, इसलिए सुरक्षित जगहों पर सैनिकों की तैनाती होगी ताकि शहर के आसपास रूसी सैनिकों को एकजुट किया जा सके। रूसी सेना निप्रो नदी के दोनों ओर मौजूद थी, लेकिन अब उसने शहर से पीछे हटकर नदी के बाईं ओर रहने का फैसला लिया है। रूस बेलारूस के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा है। बेलारूस की धरती पर दोनों देशों के सैनिक अपना दमखम दिखा रहे हैं, जो यूक्रेन के लिए बड़ी चिंता की बात साबित हो सकता है, क्योंकि रूस बेलारूस पक्के दोस्त हैं। बेलारूस को लेकर यूक्रेन पहले से टेंशन में है। बेलारूस और यूक्रेन के बीच भी संबंध बेहद खराब हैं। यही नहीं, रूसी सैनिक अड्डों के लिए बेलारूस अपनी जमीन भी दे रहा है। बता दें कि यूक्रेन पहले भी कह चुका है कि बेलारूस में पुतिन अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर सकते हैं। और अब अगली खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन है और तालिबानी शासन के बीच एक बड़ा और नया फरमान जारी किया गया है। ये फरमान महिलाओं के खिलाफ है। महिलाओं के जिम और पार्क जाने पर तालिबानी फरमान जारी किया गया, रोक लगा दी गई है। पूरी खबर 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से तालिबान अब तक कई फरमान जारी कर चुका है। इस बीच तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं को लेकर एक और फरमान जारी किया है, जिसमें तालिबान ने महिलाओं के जिम जाने पर रोक लगा दी है। बता दें कि तालिबान पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ था। इस दौरान तालिबान ने अफगानिस्तान में माध्यमिक और हाई स्कूल जाने पर लड़कियों पर प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही साथ महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सिर से लेकर पैर तक बुर्के में ढके रहने का आदेश दिया था।